हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। वेलकम टू फैक्ट विद दीपक। आपको दोस्तों मैंने 53 पार्ट करा दिए हैं। किसके? भारतीय भूगोल के। और वो नदी का आज ये पार्ट 4 है ना। नदी नदी पार्ट 4। 3 मैंने आपको कल कराया था। ओके, चलिएगा। आज आप सबसे पहले मेरी बात सुन लीजिएगा। ये सब्सक्राइब करने में आपका, मुझे ये नहीं लग रहा जाता क्या है। मेरी वीडियो को तो इतना देखा जा रहा है, बस मैं कैसे बताऊँ कितना देखा जा रहा है, क्योंकि मैं पढ़ाई आपको बिल्कुल ऑथेंटिक, बिल्कुल ईमानदारी के साथ पढ़ा रहा हूँ। मुझे कोई बिल्कुल भी कुछ अपने पास रखने का, कोई किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं है। मेरे अंदर कोई स्वार्थ ही नहीं है। अगर स्वार्थ होता तो मैं यहाँ ना पढ़ाता। जितने कोचिंग सेंटर पे मुझे बुलाया जा रहा है पढ़ाने के लिए, वहाँ जाकर आराम से पढ़ाता मैं। ओके, वहाँ से नकद पैसा मिलता मुझे। आप सब जानते हो मेरी परेशानी को, है ना। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, वीडियो यदि आप मेरी देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मेरे चैनल को 1000 सब्सक्राइबर मिलना बहुत ज़रूरी है। ओके, क्या पता मैं आपसे फिर आपका प्यार ना मिले तो शायद आपसे मैं रूबरू ना हो पाऊँ, है ना। चलिएगा, पहले हम इन 4 क्वेश्चनों के आपको आंसर देते हैं। बुद्ध के समकालीन दार्शनिक कौन थे? तो आप लिखें क्या? कन्फ्यूशियस। 1000 पीढ़ियों का शिक्षक भी बोलते हैं इसको, 1000 पीढ़ियों का शिक्षक या टीचर। लंदन किस नदी के किनारे? तो आप लिखेंगे टेम्स, या थेम्स भी आता है कहीं कहीं, है ना। टर्की की राजधानी? आप लिखेंगे अंकारा। अंकारा। किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज का है? दोहरे त्रिभुज का है, तो आप लिखेंगे नेपाल भाई साहब। ओके, चलिएगा। तो हमने आपको नदियों के बारे में बताया था, और सिंधु नदी को हमने लिखा था, है ना। सिंधु के बारे में आज आपको बात लिखनी है, तो लिखिएगा सिंधु नदी तिब्बत के पठार के मानसरोवर झील के सानो ख्वायाबाब या बोखरचू हिमानी से निकलती है। ओके, निकल कर के डायरेक्ट कहाँ पहुँचती है? जम्मू कश्मीर के कहाँ पर? 2 श्रेणियों के बीच, जिसका नाम है लद्दाख तथा जास्कर। देखिए, लद्दाख है, ये जास्कर है, और ये आपकी सिंधु जा रही है। ओके, सिंधु माता, ठीक है ना। इसके दाहिने तट पर ये देखिएगा, यहाँ पर कौन सा जिला है? लेह। लेह जिला है ना। दाहिने तट पर है ये सिंधु के, कई बार पूछा जा चुका है। ओके, यहाँ से जाकर सिंधु नदी, यहाँ से जाकर सिंधु नदी पहले लिखिए, यहाँ से किस दिशा में प्रवाहित होती है? तो उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है। उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती हुई जम्मू कश्मीर में एंटर करती है, और यहाँ से ऐसे नंगा पर्वत के चारों ओर घूमकर पाकिस्तान के मैदानी भागों में चली जाती है। नंगा पर्वत के चारों ओर घूमकर मैदानी भागों में जाने वाली नदी कौन सी है? तो आप कहेंगे सिंधु। ये कई बार पूछा गया है। ओके, कई बार, कई सारे एग्जामों में। ओके, चलिएगा। इससे पहले यहाँ पर एक, जैसे ये है ना नंगा पर्वत, यहाँ पर एक क्या है? सिंधु गार्ज। ये गार्ज का निर्माण करती है, गार्ज का। गार्ज क्या होता है? गार्ज, गार्ज क्या होता है दोस्तों, जानते हो आप? मान लिया ये नदी है, कोई नदी है, ये ऐसे आ रही है ना, और यहाँ पर कोई पर्वत है या कोई द्वीप है, तो इसके चारों ओर जैसे घूम के आएगी ना ये पर्वत है। ये देखिए, ये पर्वत है ना, ये मैंने पर्वत बना दिया। इस पर्वत पर ये नदी यहाँ से ऐसे प्रवाहित हो रही है, ऐसे आती थी, है ना। तो एक दिन ये नदी प्रवाहित होती 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 इस पर्वत को अंदर तक काट देगी। देखिएगा कहाँ तक काट दिया। ओके, अब ये पर्वत ऐसा हो गया है ना। तो अभी नदी यहाँ बह रही है, तो इस पर्वत को जितना काट दिया ना इसने, इसको क्या कहेंगे हम? गार्ज, है ना। तो इस किस गार्ज का निर्माण करती है? सिंधु गार्ज का। सिंधु गार्ज यहाँ पर है। और मैं यदि बताऊँ आपको, यहाँ से मानसरोवर से ब्रह्मपुत्र निकलती है, तो ब्रह्मपुत्र अपना गार्ज कहाँ बनाती है? अरुणाचल प्रदेश के उत्तर में। उसको बोलते हैं दिहांग गार्ज, है ना। दिहांग, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है। ओके, चलिएगा। ठीक है,
अब लिखिएगा आप सिंधु हो गई है ना। अब नदी का नाम डालिएगा आप झेलम। झेलम 2-3 अक्षर ऐसे है दोस्तों ये हिंदी में, इनमें मैं चक्कर ही काटता रहता हूँ, सफ़र पूरा नहीं होता है ना। झेलम नदी को लिखिएगा। झेलम नदी शेषनाग से निकलकर श्रीनगर को होती हुई वुलर झील से मिल जाती है तथा ये एकमात्र पहाड़ी क्षेत्र में विसर्पण करने वाली नदी है। ओके, मैंने क्या बताया आपको, झेलम कहाँ पर है। झेलम बताइएगा भाई, यहाँ से निकल रही है गिलगिट के पास बहरीनाग की शेषनाग झील से, यहाँ से निकलकर आती है, देखिए पहाड़ी क्षेत्र में। ओके, तो ये पहाड़ी क्षेत्र में निकलकर श्रीनगर, झेलम, अबे यार झेलम है ना, झेलम नदी के किनारे श्रीनगर है। ओके, श्रीनगर किस झील के किनारे, हमने सब आपको बताया कल, वुलर झील के किनारे है ना, वुलर। ओके, अब लिखिएगा झेलम नदी, नोट करके लिखिएगा इसके 2 पॉइंट। झेलम नदी ये देखिए यहाँ से आ रही है ऐसे ऐसे है ना। झेलम नदी एकमात्र नदी है जो भारत और पाक की सीमा का निर्धारण करती है। ओके, हो गई। ओके, फिर लिखेगा पॉइंट डाल के, ये सिंधु की एकमात्र, ओनली एक नदी है, केवल एक नदी जो जम्मू कश्मीर से निकलती है, जम्मू कश्मीर से निकलती है, और कोई नदी जम्मू कश्मीर से नहीं निकलती। किसकी सहायक, सिंधु नदी की सहायक है ना। आप कह रहे होंगे सियोक नदी निकलती है वो भी, पर फिर भी जो 5 बड़ी नदियां हैं ना, रावी, ब्यास, सतलज, चिनाब, झेलम, उसमें से मात्र एक ही है ये, कौन सी, झेलम, जो कहाँ से, जम्मू कश्मीर से निकलती है। ओके, चलिएगा। अब क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि बताइए भारत की वह कौन सी नदी है, कौन सी नदी है, कौन सी नदी है जो पहाड़ी क्षेत्रों में विसर्पण करती है। विसर्पण यानी सांप के जैसे, देखिएगा अब मैं बता रहा हूँ आपको, सांप के जैसे विसर्पण करती है, तो आप कहेंगे सर कि झेलम है, झेलम। ओके, कौन सी नदी है, झेलम। अब ये विसर्पण क्यों करती है, अब मुझे बताइएगा, यदि ये पर्वत है और कोई नदी यहाँ से निकल रही है और पर्वत से ऐसे जा रही है, तो एकदम ही जाएगी ना, वो एक ही धारा में चली जाएगी। और यदि कोई नदी यहाँ से निकल रही है और ये समतल मामला है, ओके, तो यदि ये नदी इधर को जाए या इधर को जाए, तो ये बिल्कुल सीधी रेखा में जाए, कभी इधर बढ़ जाएगी, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, ऐसे, तो सांप के आकार में जाएगी है ना। तो ये झेलम कश्मीर घाटी में जाकर, लिखिएगा, झेलम नदी कश्मीर की घाटी में जाकर अनंतनाग से गिलगिट के दर्रे तक क्या करती है, विसर्पण करती है पहाड़ी क्षेत्र में, है ना। सांप के जैसे रेंगती मत लिख लेना आप, तो मैं आपके मनोरंजन के लिए कहता हूँ कि झेलम नदी बहन जी, नेपाल भाई साहब, है ना, आपके मनोरंजन के लिए थोड़ी मजाक भी तो होना चाहिए ना, मस्तिष्क को ऑक्सीजन देने के लिए अच्छा रहता है। ओके, भारत की वह कौन सी नदी है जो पहाड़ी क्षेत्र में विसर्पण करती है, तो आंसर होगा आपका झेलम। यदि आपसे पूछ ले कि भारत की वह कौन सी नदी है जो मैदानी क्षेत्रों में विसर्पण करती है, मैदानी क्षेत्रों में, ये तो पहाड़ों के बीच में, ये देखिएगा ऐसे पहाड़ हैं, ये मैदान है, ऐसे पहाड़ है, तो यहाँ पे आकर यहाँ पे विसर्पण करती है पहाड़ों के बीच में। ओके, पर एक नदी ऐसी है जो केवल मैदान में ही विसर्पण करती है ऐसे, तो आप कहेंगे कौन सी है, कोसी, है ना, कोसी नदी। ओके, कोसी नदी बिहार का शोक। ओके, चलिए अब क्या लिखवाएं भाई आपको, अब लिखेगा एक चेनाब, सोहनी चेनाब, है ना, चेनाब नदी को लिखिएगा। चेनाब नदी कहाँ पर है, चेनाब नदी ये रही,
बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रे से निकलकर कहाँ पर आ जाती है, यहाँ पर, और यहाँ पर आके सतलज से मिल जाती है और सतलज चारों नदी को अपने साथ मिलाकर और इन्हें यहाँ मिला देती है ना। तो चेनाब नदी कहाँ से निकली है, बारालाचा दर्रे से, मैंने पहले भी आपको बताया है। ओके, बारालाचा दर्रे से। ये देखिए, ये है क्या, बारालाचा दर्रा। इस बारालाचा दर्रे में दो नदी आ रही है ऊपर से, चंद्र तथा भागा। चंद्र तथा भागा नदियाँ आकर बारालाचा दर्रे मिल रही है और यहाँ से एक नदी निकाल रही है, चेनाब, है ना। कौन सी नदी निकाली है, चेनाब नदी निकाली है ना। चेनाब का निर्माण हो गया किससे, दो नदियों से, है ना। पाक में जाकर झेलम से मिल गई, ऐसे पाक में जाकर झेलम से मिल गई। कैसे, ये देखिएगा, ऐसे आई, है ना, ये आई, और झेलम कहाँ जा रही थी, ऐसे जा रही थी, तो ये आकर झेलम में मिल गई पाकिस्तान में। ये हमारी बाउंड्री है ना भारत की, पाकिस्तान में आकर मिल गई। ओके, बात ख़त्म, है ना। चलिएगा, तो चलिएगा, क्या हो गया आपका, ये चेनाब, है ना। अब कौन सी नदी रह गई भाई, रावी ब्यास हो गई, रावी ब्यास, हाँ लिखिए, रावी ब्यास, रावी तथा व्यास दोनों को साथ लिख लीजिए, है ना, व्यास। रावी व्यास कहाँ से निकल रही है, रावी और व्यास कहाँ से निकल रही है, रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश से। ओके, हिमाचल प्रदेश से, है ना। ये यहाँ से निकलकर रावी तो मिल जाती है किसमें, चेनाब में, रावी मिल गई चेनाब में, है ना। और व्यास मिल गई सतलज में। ओके, सतलज, ये पूछा जाता है कि व्यास नदी सतलज से कहाँ मिलती है, तो आप कहेंगे पंजाब के कपूरथला के निकट, कपूरथला, पंजाब के कपूरथला के निकट हरिके नामक स्थान पर, हरिके नामक स्थान पर, है ना। चलिएगा, इस हरिके नामक स्थान से कुछ जानकारी ले लेते हैं, है ना। हरिके नामक स्थान यहाँ पर, तो जैसे व्यास नदी आकर सतलज में मिली तो यहाँ से एक डैम बना दिया गया है, डैम, जिसको क्या बोलते हैं, डैम नहीं, यहाँ पर एक क्या निकाल दी गई, नहर, इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर, है ना। क्यों निकाल दी गई कि भाई राजस्थान की या मतलब पश्चिमोत्तर भारत में सूखा ज़्यादा पड़ता है ना, सूखा, यहाँ से नहर निकाल दी गई और इस नहर से जो फ़ायदा मिलता है, किसको मिलता है, पंजाब, है ना, राजस्थान, पंजाब, राजस्थान, पंजाब आ जाता है, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश और थोड़ा थोड़ा यूपी भी आ जाता है ना। पर ये राजस्थान के 7 जिलों में सिंचाई के लिए प्रयोग की जाती है ना। मैंने अभी आपको मिट्टी पढ़ाई है ना, मिट्टी में जाकर देख लेना, मैंने इसके बारे में बताया। ओके फ्रेंड्स, चलिएगा। सोहनी चिनाब दे किनारे से पुकारे तेरा नाम, आजा जा जा के, सोहनी सोहनी चिनाब दे। अब कौन सी रह गई दोस्तों, झेलम हो गई, चिनाब हो गई, रावी हो गई, ब्यास हो गई, सतलज रह गई, है ना। तो लिखिएगा सतलज के बारे में, सतलज नदी, सतलज, सतलज नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, सबसे बड़ी सहायक नदी है। ओके, कहाँ से निकलती है, सिपकला दर्रा से निकलती है। ये देखिएगा, सिपकला दर्रा से नहीं निकलती है दोस्तों, निकलती तो यहाँ से, पर प्रवेश कहाँ करती है, सिपकला दर्रा में। लिखिएगा, सबसे पहले प्रवेश कहाँ करती है, कहाँ, हिमाचल प्रदेश के सिपकला दर्रा में प्रवेश करती है, सिपकला दर्रा से प्रवेश करती है हमारे भारत में। ओके, अब लिखिएगा, जैसे सिपकला दर्रा में प्रवेश करेगी तो मैंने कहा था ना कि नदी अगर ऐसे घूम रही है कहीं से तो वहाँ एक गार्ज का निर्माण करेगी। तो किस गार्ज का निर्माण करती है, सिपकला गार्ज, सिपकला गार्ज का क्या करती है, निर्माण करती है। और ये सिपकला गार्ज कहाँ आ रहा है, वृहद हिमालय में,
बृहद हिमालय। हिमालय मैंने आपको ऐसा पढ़ाया है, जीवन में ही कोई आपको पढ़ा सकता है, इतने प्यार से, इतने अच्छे वे में पढ़ाया मैंने आपको। बृहद हिमालय को काटकर गार्ज बना दिया जाता है। ओके, अब लिखिएगा आप सतलज नदी केवल 2 राज्यों में बहती है, 2 राज्यों में। कौन सा? हिमाचल प्रदेश और पंजाब। ओके, अब लिखिएगा सिंधु की चारों सहायक नदियों का जल लेकर पाक के मिठानकोट में सिंधु से मिल जाती है। कौन सी? ये नदी सतलज। ये देखिए कैसे जा रही है, चारों का जल यहाँ से ले लिया और बस अब जा मिठानकोट में जाकर सिंधु को दे देती है। ओके, सिंधु की सबसे लंबी या बड़ी सहायक नदियाँ है ना। चलिएगा, अब आप वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है ना, तो आप कुछ मोस्ट टॉपिक लिख लीजिए। सिंधु नदी तंत्र आपका ख़त्म हो चुका है ना। पंचनद के अलावा और नदियाँ भी हैं जो सिंधु के बाएं तट पर आकर मिलती हैं। सिंधु के बाएं तट पर आकर मिलने वाली नदियों के नाम, बाएं तट पर आकर मिलने वाली नदियों के नाम कुछ इस प्रकार हैं, जैसे गिलगीत, गिलगीत शिगार, श्योक जास्कर। गिलगीत शिगार, श्योक जास्कर, है ना। तो इसकी क्या है? सहायक नदियाँ भी है ना। और दाएं तट पर आकर मिलने वाली भी लिख लीजिए कुछ, जो मैंने आपको नहीं लिखवाई। तो आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे आप? दाएं तट पर कौन सी आकर मिलेगी? काबुल कुर्रम, गोमल, काबुल कुर्रम, गोमल, काबुल कुर्रम, गोमल और श्योक, है ना। श्योक, मैंने श्योक इधर भी लिखवाया ना, श्योक नहीं है, श्योंग है, श्योंग, श्योंग, है ना। श्योंग, श्योक नदी दाहिनी तरफ से मिलती है। तो देखिएगा ये जा रही है आपकी सिंधु नदी और ये है श्योक नदी, दाहिने तट से आकर मिल रही है। ओके, चलिए अब रह गया एक क्या? सिंधु नदी जल समझौता 1960 में हुआ था। इसमें क्या बताया गया था कि सिंधु की सहायक नदियाँ जो पाकिस्तान में जा रही है, इसका मतलब जो पाकिस्तान में, यानी जो सिंधु नदी के पश्चिमी तट पर है, सिंधु नदी के पश्चिमी तट पर है इधर, तो उसका तो 80% पाकिस्तान प्रयोग करेगा और 20% भारत प्रयोग करेगा जल का, है ना। जल का प्रयोग करता है यानी बिजली बनाने में, है ना। और जो इधर है सिंधु नदी से इधर बाईं तरफ या पूरब की ओर, तो उसका क्या करेगा? 80% भारत इस्तेमाल करेगा और 20% पाकिस्तान एक नंबर का नालायक देश, है ना। तो चलिएगा, बस ये हुआ था 1960 में समझौता। हमारे नेहरू जी थे जब कलाकार, प्रधानमंत्री, है ना। तो 4 आप क्वेश्चन लिखिएगा। भारत की पहली महिला एयर मार्शल कौन थी? भारत की पहली महिला एयर मार्शल किसे बोलते हैं? वायुसेना का सबसे बड़ा पद। एयर मार्शल कौन थी? ओके, दूसरा लिखिएगा भारत की पहली पोंगल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? पोंगल त्योहार कहाँ नहीं, कब मनाया जाता है ना। कब मनाया जाता है दिख तो आपको सब रहा है, कहीं मैं वैसे लिख रहा हूँ। भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट किस सन में छोड़ा गया था? भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट किस सन में छोड़ा गया था? किस सन में छोड़ा गया था आर्यभट्ट? ओके, नंबर 4 आप लिखिएगा। 4 आपको दिख नहीं रहा है ना। नंबर 4 आप लिख लीजिएगा। अलेक्जेंडर ने भारत पर कब आक्रमण किया? अलेक्जेंडर ने भारत पर कब आक्रमण किया? ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, कल मिलते हैं।
गंगा नदी तंत्र के साथ काफ़ी अच्छे वे में। ओके, चलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, अपनी प्रतिक्रिया मुझे देते रहिएगा, कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है मुझसे पढ़ने के बाद। अब तक आप कहीं भी पढ़े हों, कितने भी अच्छे टीचर से पढ़े हों, पर मुझे बता दीजिएगा, मुझे सजेस्ट कीजिएगा कि मैं और क्या अच्छा इसमें करूँ, है ना, बताइएगा। क्योंकि अभी एक महीना का लगभग 25 दिन तक मेरी क्लासें ऐसी चलेंगी कि मैं आपको भी अपना फेस नहीं दिखाऊंगा, है ना, क्योंकि प्रॉब्लम भी हो रही है काफ़ी और घर में भी काम ज़्यादा है, क्योंकि एक वीडियो बनाने के लिए काफ़ी तैयारियां करनी पड़ती है और लाइट वाइट का सभी का प्रयोग करना पड़ता है ना। और अब मैं एक रूम में बैठा हूँ और ये छोटा मैंने बोर्ड ले रखा है और बस। ओके, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। ओके, थैंक यू, चलिए मिलते हैं कल।